सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, लगातार आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन की वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने मुगल काल के ऊपर लाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, और आज उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं दोस्तों। क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम होता है दोस्तों टीईटी से रिलेटेड, वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आने की संभावना भी जरूर रहती है। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन वो भी मिलेंगे आपको जो प्रीवियस पेपरों में पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपने लगातार देखना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर के मैं आता रहता हूं और मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी और आपका टाइम पर तैयारी हो सकेगी दोस्तों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। ठीक है, यानी कि जिस युद्ध के द्वारा मुगल अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में यहाँ पर सफल रहे, वह कौन सा युद्ध माना जाता है, निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन में है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। देखिए दोस्तों, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इब्राहिम लोदी थे उनको हरा करके मुगल बादशाह बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। लेकिन फिर भी बाबर को यहाँ पर खतरा था राजपूत राजाओं के द्वारा। तो यहाँ पर जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1527 ईस्वी में, ठीक है, खानवा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा के साथ हुआ था खानवा का युद्ध बाबर का, और राणा सांगा को भी हरा दिया था। और इसी खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नाम भी दिया था। ठीक है दोस्तों, और ये खानवा के युद्ध के बाद उसकी यहाँ पर राज्य स्थापना में मुख्य भूमिका में आ गया वो, क्योंकि रजवाड़े जो थे उनको भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तो सबसे ज़्यादा दृष्टिकोण, मतलब दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है वो खानवा का युद्ध माना जाता है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और राणा सांगा और बाबर के बीच में ये हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लिखा है हुमायूं नामा हुमायूं, तुजुक ए बाबरी बाबर, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आत्मकथाएं हैं और उनके आगे उनके राइटर के नेम भी लिखे हैं। तो हुमायूं नामा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कल इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, और शाहजहां नामा आपका लिखा है मोहम्मद सालेह ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि शाहजहां नामा किसने लिखी है, तो मोहम्मद सालेह ने लिखी है। तो हमने जो सुमेलित नहीं था उसको चयन करना था, तो हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, यानी कि बीरबल, आपने अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे। बीरबल आपका किसके दरबार में थे, आपके अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो बीरबल का मूल नाम क्या था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। तो ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास या राजा टोडरमल। तो याद रखेंगे दोस्तों महेश दास, बीरबल का जो ओरिजिनल नाम था वो था आपका महेश दास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, जबकि आपने देखा होगा कि अकबर ने काफ़ी सारे भवनों का निर्माण कराया, उसके बाद जहांगीर ने भी कुछ कुछ कराया, और शाहजहां को तो स्थापत्य कला का आप ये कह सकते हैं कि स्वर्ण युगी था उसके टाइम पे। लेकिन अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा पाया। तो इसके पीछे क्या कारण था, यहाँ पर है उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ करने पड़े। तो दोस्तों देखिए, औरंगजेब भवनों का निर्माण इसलिए भी ज़्यादा नहीं करा पाए क्योंकि उसको लगातार क्या करने पड़े थे, अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। पहले तो अपने दो भाइयों के साथ उसने युद्ध लड़े, और उसके बाद दक्षिण भारत में काफ़ी अच्छी विजय प्राप्त करी थी औरंगजेब ने। तो लगातार युद्ध लड़ने की वजह से वो ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कर पाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी भी इसी मुगल वंश में बीच में आता है, क्योंकि शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त करके यहाँ पर सूरवंश की स्थापना करता है दोस्तों। और शेरशाह सूरी एकमात्र उसका राजा भी होता है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम बिहार या लाहौर। तो याद रखेंगे दोस्तों, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ठीक है, आलमगीर का मतलब वो होता है युद्ध विजयी या फिर विश्व विजयी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आलमगीर कहा जाता था किस शासक को? यहाँ पर है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो याद रखिएगा दोस्तों, आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। ठीक है, उसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और बड़ी प्रवीणता के साथ वो युद्ध जीते भी। तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो लड़ा गया था आपका 1576 ईस्वी में। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम भी नहीं निकला था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। ये याद रखेंगे 1576 ईस्वी में, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो याद रखेंगे दोस्तों, पद्मावत की जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और वो किसके दरबारी थे, या फिर ये कह सकते हैं कि किसके शासनकाल में उन्होंने ये रचना की है? यहाँ पर ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब। तो याद रखना दोस्तों, जो पद्मावत की जो रचना की थी वो शेरशाह सूरी के दरबार में की थी उसने। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के समय में की है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि चौसा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1539 ईस्वी में हुई थी। और हुमायूं के साथ हुई, यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था दोस्तों चौसा का प्रथम चौसा की लड़ाई, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। और उसके बाद फिर 1540 ईस्वी में, ठीक है, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में, जिसे कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है जिसे। तो शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित किया और हुमायूं को देश छोड़ करके भागना पड़ा था। ठीक है, और उसी दौरान यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है और मुगल काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, हुमायूं को किसने पराजित किया था चौसा की लड़ाई और बिलग्राम की लड़ाई में? तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था और सूर्यवंश की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब ने अपनी बीबी की याद में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी समय बना दिया था। ठीक है, बीबी का मकबरा बनाया था उन्होंने। ठीक है, पहले ही बना दिया था अपना भी और उनका भी, अपनी वाइफ का भी। तो बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर बनाया गया था औरंगजेब द्वारा? यहाँ पर है हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो याद रखेंगे दोस्तों, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। और किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था अपनी बीबी की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा था वो फतेहपुर पे था और इसको लाल पत्थर से निर्मित जो ये था, और इसके बाद इसको संगमरमर का करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया? तो शेख सलीम चिश्ती की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी अकबर के द्वारा। ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पे, सलीम नाम से ही अकबर ने जहांगीर का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था दोस्तों। तो सलीम चिश्ती की जो को मकबरे पर जो संगमरमर का करवाया गया था वो कराया गया था जहांगीर के द्वारा, जबकि उसका निर्माण अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा था वो अकबर ने बनवाया था, लेकिन उस पर जो संगमरमर करवाया गया था वो जहांगीर के द्वारा कराया गया था दोस्तों।
तो इस चीज़ को क्लियर याद रखेंगे कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? ठीक है, तो उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों कि जो बाबर था, बाबर भारत के मौसम, यहाँ की वनस्पति, यहाँ के फल, इनको अपनी दैनंदिनी यानी कि डेली डायरी में लिखा करता था। साथ ही साथ उसने ऐसे बगीचों का निर्माण भी कराया जहाँ पर बहता हुआ पानी होता था। ये परंपरा उसने यहाँ पर शुरू करी थी। इसीलिए बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट भी कहा जाता था उसके इन कामों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट किसे कहा गया है, किस शासक को कहा गया है? वो कहा गया है आपका बाबर को कहा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये चीज़ को भी मैं क्लियर बता चुका हूँ अभी आपको। यहाँ पर है बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो चौसा का युद्ध दोस्तों आपका 1539 ईस्वी में हुआ था और बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1540 के बाद जब ये कह सकते हैं कि हुमायूं यहाँ से भाग गया था, तो यहाँ पर अफगान शासक शेर शाह ने सूरवंश की स्थापना की थी। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 1540 में बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जजिया नामक कर किसने पुनः लगाया? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो देखिए दोस्तों, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः यह जजिया कर लगाया। जजिया कर एक गैर मुस्लिम धार्मिक कर था, ये एक प्रकार का। ठीक है, तो धार्मिक कर था, गैर मुस्लिम धार्मिक कर था, तो इसे जजिया कर को पुनः लगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, जबकि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। और दिल्ली सल्तनत में आपको पता होना चाहिए, जब तुगलक वंश था तो उस समय जजिया कर लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये फिरोज शाह द्वारा, फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने जजिया कर लगा दिया था। उसके बाद अकबर ने इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर से औरंगजेब ने इस कर को पुनः स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अमल गुजार नामक जो अधिकारी हुआ करता था अकबर के शासनकाल में, उसका क्या कार्य था? यहाँ पर ऑप्शन है कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना या शाही खजाने की देखभाल करना। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अमल गुजार नामक जो अधिकारी होता था, उसका कार्य होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। या इसे याद रखेंगे आप, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना होता था अमल गुजार नामक अधिकारी का अकबर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वह कौन सा मुगल बादशाह था जो पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? यहाँ पर है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर सेकंड या अकबर शाह द्वितीय। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो शाह आलम द्वितीय था, ये पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत इसने दिल्ली में मराठों का पेंशन भोगी रहा। ये इसी के टाइम पर, ये शाह आलम के टाइम पे 1761 और 1764 के दो युद्ध हुए थे दोस्तों। एक तो पानीपत का 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो और इसी ने जो बंगाल वाली जो भूमि थी वो अंग्रेजों को दी थी शाह आलम द्वितीय ने। तो उसके बाद ये उनका कैदी बन के भी रहा और लास्ट में ये मराठों का पेंशन पर पला है दोस्तों। तो शाह आलम द्वितीय थे वो, जो पहले अंग्रेजों के कैद में रहे और बाद में मराठों का पेंशन भोगी बनकर रहा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना जो की थी, आपको पता होना चाहिए कि 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं को देश छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद वह पुनः
ये कह सकते हैं कि सत्ता को स्थापित करने के लिए भारत आता है। तो कब आया था? 1526 ईस्वी में, 1555-56 में, 1565 में या 1558 में? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1555-56 ईस्वी में मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ठीक है, तो यह किस शासक को कहा जाता है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लगभग 1530 के आसपास हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं और 1540 में उसको सत्ता छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत उदार नेचर का था। उसने अपने पूरे राजपाट को अपने चारों भाइयों में, कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें बांट दिया था। उसके बाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके शेरशाह सूरी ने उसके साथ बिलग्राम के युद्ध में उसको हरा करके देश छोड़ना पड़ा उसको। और लास्ट में दोस्तों दीनपनाह नगर की जो पुस्तकालय था, वहाँ पर ठोकर लगने से, वहाँ से जब गिरा वो नीचे, तो वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो वो था आपका हुमायूं। ठीक है, तो इस पर लेन पुल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये लिखा गया है हुमायूं के लिए दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ कही गई थी, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो पहले हजरत ए आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाने वाला था आपका, यहाँ पर ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी। तो याद रखना, जो ये आपका शेरशाह सूरी था, इसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी दोस्तों। ठीक है, शेरशाह सूरी ऐसा राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, पवित्र युद्ध या जजिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का अर्थ वो होता है कि जिस भूमि पर इस्लाम राज्य चलता है उसे दारुल इस्लाम कहा जाता है। जिस भूमि पर इस्लाम का शासन चलता है उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। और यही दारुल इस्लाम चलाया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। जबकि दारुल हर्ब जो होता है दोस्तों, जो ये हर्ब होता है, वह स्थान जहाँ पर इस्लाम का शासन नहीं चलता है उसे दारुल हर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इस्लाम का जहाँ पर शासन चलता है उसे दारुल इस्लाम कहा जाता है और ये औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है? शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण युग, यानी कि क्योंकि यहाँ इस समय वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है V.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल जो कहा है, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है दोस्तों। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के लगभग इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और एक महान इतिहासकार थे जिन्होंने कि मध्यकालीन इतिहास में विशेषज्ञता हासिल की थी। तो इन्होंने ही क्या कहा था? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल और मुख्य रूप से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मुमताज महल का असली नाम था। आपको पता है दोस्तों, मुमताज की ही याद में कहा जाता है कि शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो क्या था? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिशा या रोशन आरा। तो मुमताज जो महल थी दोस्तों, उसका जो ओरिजिनल नाम था या असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। जबकि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां का जो मूल नाम था वो था मेहरुनिसा। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि शाहजहां की जो बीबी मुमताज थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। जबकि ये कह सकते हैं हम कि जो मेहरुनिसा, ठीक है ना, थी, वो नूरजहां का ओरिजिनल नाम था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, उनका नाम मेहरुनिसा था ओरिजिनल नाम दोस्तों।
तो ये चीज़ भी आप लोग क्लियर रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता था? यहाँ पर है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जिंदा पीर का मतलब ये था कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये कहा जाता है कि जो औरंगजेब था ये अपने खर्चे के लिए कि कुरान की आयतें लिखता था और साथ ही साथ टोपियाँ सिलता था। तो कुरान की आयतें लिखना, टोपियाँ सिलना अपने खर्चे के लिए, इसीलिए इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर माइंड में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दूसरा ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? यहाँ पर है अनारकली का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। इनमें से कोई नहीं। तो रबिया उद्दौरानी जो थी वो आपकी औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, उसी की याद में बीबी का मकबरा बनाया गया। याद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके फोर्स करने पर उसने फोर्स किया औरंगजेब को कि भाई आपके दादा शाहजहां ने इतना बड़ा ताजमहल बनाया है तो आप भी कुछ बनाइएगा। तो उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया। ठीक है, तो इसका नाम रबिया उद्दौरानी का मकबरा भी कहलाता है ये। ठीक है, और यही क्योंकि ये ताजमहल की ही कॉपी है तो द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बीबी का मकबरा दोस्तों। ठीक है, औरंगाबाद में है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनवार ए सुलही ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुलही ग्रंथ किसका अनुवाद है? यहाँ पर ऑप्शन है पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर। तो अनवार ए सुलही दोस्तों ये है आपका पंचतंत्र का अनुवाद। ठीक है, पंचतंत्र आपको पता है विष्णु शर्मा ने लिखी है और इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया अनवार ए सुलही नामक ग्रंथ में पंचतंत्र की कहानी है दोस्तों। ठीक है, तो अनवार ए सुलही पंचतंत्र का ही अनुवाद है दोस्तों। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अकबर ने अपनाई थी। और सुलह कुल की नीति क्या थी कि दोस्तों सार्वभौमिक शांति भाईचारा के लिए उसने ये नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये किस पर आधारित थी? यहाँ पर है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी चीज़ें इसके अंदर थी कि राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाई गई थी अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति में। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन आपको पता है दोस्तों अकबर के शासनकाल में थे और उन्हीं के दरबार में रहते थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन। तो इनका मकबरा जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। तो याद रखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो सिख गुरु किसकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने? यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव। तो याद रखना दोस्तों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम कबूलने के लिए कहा था और तेग बहादुर ने कहा था कि शीश कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं कटा सकते हैं, और इसी पर औरंगजेब ने उनको मरवा दिया था, यानी कि उनको फांसी लगा दी थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या का जिम्मेदार औरंगजेब माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और 9वें गुरु थे दोस्तों ये सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था यहाँ पर ऑप्शन है अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। याद रखना दोस्तों दसवंत अकबर की बात हो रही है तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, जबकि उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम का प्रसिद्ध चित्रकार था। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के टाइम पे और दसवंत था आपका अकबर के टाइम पे। आपका आंसर हो जाएगा दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कौन सी बिल्डिंग में मिलता है? यहाँ पर ऑप्शन है ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में।
तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है वो मिलता है आपका पंचमहल में। पंचमहल आपका जयपुर फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों, और ये अकबर के द्वारा ही बनाया गया था दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चन आप लोगों को वास्तव में एक एनर्जी देंगे आपको नया पढ़ने के लिए, और आपका एक रिवीजन करा दिया होगा इन क्वेश्चनों ने, और आपको और नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।